हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में बहुत सारी इक्वेशंस डिराइव कर ली थी, जैसे मैक्सिमम हाइट के लिए हो गया, रेंज के लिए हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हो गया, और साथ के साथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमने डिराइव कर ली थी। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के ऊपर। डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और फिर हम एक जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन भी देख लेंगे जो ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, राइट। तो जैसे मैं एक लिख देता हूँ कि हमारे पास मेन इक्वेशन क्या क्या थी। जैसे मैंने एच मैक्स निकाला था, एच मैक्स की वैल्यू हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g निकाली थी मैंने, या फिर मैं इसको यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g भी कह सकता हूँ। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए तो 2u साइन थीटा अपॉन g हमारे पास हो जाएगा, तो कितना हो जाता है 2u अपॉन g, ये भी कर लेंगे। एंड देन वी हैव रेंज, रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ux uy अपॉन g। तो इस तरह से मैंने बताया था कि ये आपके पास जो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूलास हैं जो आपको याद रखने हैं। और हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी थी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गई थी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ये हमने जो ट्रेजेक्टरी बनाई थी, हालांकि ये वाली ट्रेजेक्टरी आपकी ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है, बट हम इसके अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, बट थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। अच्छा, अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है कि यानी जितने जहां से आपने फेंका, जिस हाइट से फेंका उसी हाइट पे आपने कैच कर लिया। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब ये नहीं होता कि ग्राउंड से फेंक के ग्राउंड पे आ गया, नहीं, जिस हाइट से फेंका उसी हाइट पे आपने कैच कर लिया, तो टेक्निकली वो ग्राउंड टू ग्राउंड कहलाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड है तो मैं इसको थोड़ा एक अलग फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए x tan थीटा अगर मैं इसमें कॉमन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास gx अपॉन, फिर क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ, अगर आप चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ पर एक cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, फाइनली आपका 1 माइनस x अपॉन r बन जाएगा, वेयर r इज द रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो r है इसको मैं रेंज कहता हूँ। तो ध्यान रखना, ये वाला जो आपका वेरिएशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड के प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बनता है उसमें r की वैल्यू ये बन जाती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और उसी के लिए हम ये इसको r से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये रेंज की वैल्यू सिर्फ होती है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। आगे भी हम लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं जो ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, तो उन केसेस के लिए आप ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज नहीं कर सकते। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये हमने, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड होंगे, राइट। या फिर हमारे पास जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जो हम प्रिंसिपल जिसके बेस पे हमने ये सारी चीजें डिराइव की थी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स में और वाई में तोड़ लेते हैं और इंडिविजुअली उनको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी दिखाया था, लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमें किसी एक जनरल टाइम पे वेलोसिटी निकालनी थी। तो मैंने बोला था एक्स और वाई की अलग अलग निकाल लीजिए और उसको क्लब कर दीजिए। कोऑर्डिनेट्स निकालने तो भी हम ऐसे ही करते हैं, तो भाई वो थ्योरम तो है ही। तो कोई भी जनरल क्वेश्चन आएगा जो इन सबसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको बेसिकली बेसिक्स पे वापस जाना है, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो भाई हम आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी। तो मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पहले उठाऊंगा और फिर हम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, हमारे पास एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का केस दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है कि भाई एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला केस है, और इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड u से, एंड ऑब्वियसली ये इस तरह का ट्रेजेक्टरी अपना बनाता है। इन्होंने देके रखा है कि भाई यहाँ पर इसका एंगल थीटा था, ये हमें गिवन है। आपको बताना है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इधर इसकी स्पीड क्या हो जाती है अगर देके रखा है कि यहाँ का एंगल ये बीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि वी हैव बीन गिवन दैट u इज द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वेलोसिटी का वो बीटा बनता है। तो आपको बताना है कि उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड की वैल्यू क्या होगी। अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो भाई सोचने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला तो इसमें लगने वाला नहीं। अगर आप देखो, ये जितने भी फॉर्मूलास हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कंप्लीट टाइम को बताता है, वो एक और एच मैक्स वो
मैक्सिमम हाइट बताता है, आर मैक्स, आर जो है वो आपका रेंज बताता है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली एक्स वाई को या तो आपको यूज करना पड़ेगा या आपको दिया जाएगा तब होगा। तो जितना भी हमने फॉर्मूलास लिखवाए हैं मैंने या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो इनमें नहीं लगेगी। तो डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, उसी कंसेप्ट पे कुछ ना कुछ यहाँ पर लग रहा होगा। तो वही हम देख लेते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो भाई मुझे एक चीज पता है कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मैं बोल दूंगा कि भाई स्टार्टिंग में इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, देखो इस इंस्टेंट पे अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करता हूं वेलोसिटी के, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कितना बनने वाला है, u sin थीटा, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसके भी कंपोनेंट कर लेते हैं, क्या बन जाता है v cos बीटा, और यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बन जाता है, v sin बीटा। तो हमारे पास ये बेसिकली बन गए। अब देखो क्या है ना कि यहां पर हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर इंस्टेंट पे सेम रहता है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो आपका जो u cos थीटा होगा वो आपका v cos बीटा के बराबर होगा, और आप सीधा सीधा चाहो तो इसको निकाल सकते हो कि हमारे पास इतना बनने वाला है। तो आप आराम से v को निकाल लोगे। इस तरह से हम आराम से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, भाई उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड हो गई होगी। अच्छा, अब इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि मान लीजिए ये तो पहला हो गया कि आप v बता दीजिए, या फिर मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच दैट पॉइंट, ठीक है, टू रीच दैट पॉइंट। ये भी पूछ सकते हैं भाई कितना टाइम ले रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। अब देखो भाई कोई जनरल पॉइंट है, कोई हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके बारे में हमने अलग से पढ़ा हुआ हो। टाइम की अगर बात करें तो इक्वेशंस में आपको सिर्फ मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का टाइम रटवाया है, उसके अलावा किसी को रटवाया नहीं है। तो उसके अलावा किसी और पॉइंट का टाइम पूछना है तो हमें फिर वही बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, एक्स के लिए अलग से सॉल्व करो, वाई के लिए अलग से सॉल्व करो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उन्होंने बोला कि टाइम निकालना है। अब देखो हॉरिजॉन्टल में हम टाइम का कुछ यूज कर ही नहीं सकते, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर डिस्टेंस निकालने को बोल देते तो हम स्पीड इनटू टाइम कर लेते। लेकिन वर्टिकल का हमें बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हम इसी में वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन में यहाँ पर जो आपका इस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरह से जाके पार्टिकल मुड़ के नीचे आ रहा होगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ऊपर की वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, और जब यहां पहुंचेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो रही है, v sin बीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग y डायरेक्शन में हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं कि भाई हमारे पास y डायरेक्शन में जो फाइनल स्पीड है वो uy माइनस gt होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपका g तो लगना ही है, डाउनवर्ड लगेगा, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई यहाँ पर क्या है ना, ये वाला पार्टिकल इस तरह से है जिसको आपने u sin थीटा से स्पीड दिया, ऊपर तक जाएगा और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन इस किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। तो ये स्पीड u sin थीटा के बराबर है और वर्टिकल में इस इंस्टेंट पे स्पीड v sin थीटा। तो हमें बस ये निकालना है कि v sin थीटा कितने टाइम तक पहुंचा। तो भाई रख दीजिए यहाँ पर कितना है उस इंस्टेंट पे, y में कितना है, v sin बीटा है, सॉरी थीटा नहीं है बीटा है। तो ये भी हमारे पास v sin बीटा हो गया, और ये हमारे पास होता है u sin थीटा और माइनस gt हो जाएगा। तो gt की वैल्यू कितनी हो जाती है, u sin थीटा माइनस v sin बीटा। तो आप चाहो तो v को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाता है u sin थीटा और माइनस v sin थीटा, तो मतलब कितना हो जाता है u cos थीटा, राइट। फिर आपको सॉल्व ही करना है, मतलब इसमें और ज्यादा कुछ बचा है नहीं करने के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos ऑफ बीटा और यहाँ हो जाता है कितना, sin ऑफ बीटा। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री है, देखो भाई कैसे सॉल्व करना है, आपको ज्यादा अच्छे से आता होगा। इसमें आप एलसीएम ले लो तो u कितना हो जाएगा, sin थीटा cos बीटा, और फिर बाद में हो जाता है माइनस sin बीटा cos थीटा, एंड नीचे आप देख लो भाई क्या हो जाता है, cos ऑफ बीटा। टाइम को सॉल्व कर लो, कितना हो जाता है, दिस इज द इक्वेशन फॉर sin थीटा माइनस बीटा, ठीक है। थीटा बड़ा होगा, बीटा छोटा होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटता रहता है, x कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, और किसी भी इंस्टेंट पे जो tan ऑफ थीटा होगा वो vy अपॉन vx होगा। तो क्योंकि vy हमेशा घटता रहता है और vx कांस्टेंट रहता है, तो आपका थीटा ऊपर जब जाएगा तो आपका एंगल घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो क्या हो जाएगा, u साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, g cos ऑफ बीटा। तो आराम से आप ये इस तरह से टाइम निकाल सकते हैं कि भाई वहां तक पहुंचने में कितना टाइम हुआ होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा सा क्वेश्चन था और काफी कंसेप्चुअल टाइप का था। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे प्रोजेक्टाइल पे वो ऐसे ही होंगे जो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
तो उसमें आपको आना चाहिए कि अगर फॉर्मूला कोई नहीं लग रहा है तो किस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलो एक क्वेश्चन और अच्छा सा उठा लेते हैं। ओके, ये एक सेम जैसा ही है, थोड़ा अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन उठाता हूं मैं। ओके, एक अच्छा सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कोई भी, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इसमें बोला है देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, शो दैट द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि भाई हमारे पास इस तरह से एक ही जगह से सेम स्पीड से हमने क्या किया है कि पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर दिया है इस तरह से, ठीक है, ऐसे हमने प्रोजेक्ट कर दिया है इस तरह से। अब होगा क्या कि मान लीजिए यहां पर पहले केस में मैंने θ1 एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो मान लीजिए यहां पर हमने θ1 एंगल से प्रोजेक्ट किया और दूसरे को मैंने θ2 एंगल से प्रोजेक्ट किया। स्पीड दोनों की सेम थी नीचे, है ना। इसको भी मैंने यू से फेंका और इसको भी मैंने यू से फेंका, दोनों को यू स्पीड दिया और उन्होंने बोल रखा है कि दोनों केस में रेंज सेम आ रही है, ठीक है। दैट्स राइट कि एक्चुअल में अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन अगर आप लेते हैं तो आपके दो एंगल्स के लिए सेम जो है वो रेंज आती है। चलो ये कॉन्सेप्ट मैं आप बता भी देता हूं, इसको एज अ कॉन्सेप्ट भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, नो डाउट अबाउट दैट। बट हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास देखो रेंज का फॉर्मूला कैसा दिखता है, R इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2θ अपॉन जी, ये दिखता है। तो देखो भाई यहां पर हमें एक बात पता है कि अगर थीटा है तो भी साइन 2θ रहेगा, और मैं थीटा की जगह अगर पाई माइनस थीटा ले लेता हूं या पाई बाय टू माइनस थीटा लेता हूं, पाई माइनस थीटा तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये दोनों एंगल ले लेता हूं, या फिर मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूं कि सिंपल हम थोड़ा ले देते हैं कि भाई दो एंगल्स हैं, मान लीजिए R1 इज इक्वल टू R2 है, दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, तो यू स्क्वायर और उस पर रेंज सेम आ रही है, तो इसका मतलब साइन 2θ1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2θ2। तो इससे क्या क्लियर होता है, देखो ये दोनों तो चेक कट जाएंगे, आपके पास क्या है साइन 2θ1 इज इक्वल टू साइन 2θ2। अब देखो होता है इसके दो सोल्यूशन होते हैं, जिन लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है मैथ्स में उनको पता है इसके दो सोल्यूशन आएंगे। एक तो हमारे पास ये है कि 2θ1 इज इक्वल टू 2θ2 होगा, राइट, जिसमें सीधा आपका θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा, ये तो ठीक है, ऑब्वियस है, अगर आप एंगल सेम ले रहे हैं तो रेंज सेम आएगा। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन भी है कि आपका 2θ1 जो है वो आपका पाई माइनस 2θ2 भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं पाई माइनस 2θ2 लिखता तो साइन 2θ2 बन जाता है, ये पता होगा मैथ्स वालों को। तो इसमें क्या करता है, अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो θ1 प्लस θ2 आपका कितना आ जाता है, पाई बाय 2 आता है। तो भाई इसको तो हम ज्यादा नहीं देखते हैं, इसको तो ठीक है जो भी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर आपके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आपका रेंज सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसा मान लीजिए, तो इसको मैंने 30 डिग्री पे फेंक दिया, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे फेंक दिया, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो डेफिनेटली रेंज सेम होगा, राइट। या फिर 15 से फेंका, एक को 40 हमने कितने से फेंक दिया, फिर 75 से फेंक दिया, उसका सम कितना आ रहा है, 90। ध्यान रखना दोनों एंगल्स आप हॉरिजॉन्टल से ही नाप रहे हो, तो अगर आप दो डिफरेंट मतलब से स्पीड सेम रख रहे हो लेकिन डिफरेंट एंगल्स पे फेंक रहे हो, तो अगर उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम एक्स एक्सिस से सम 90 देता है तो आपका रेंज सेम होगा, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई रेंज सेम है, तो हमें इतना पता है कि भाई θ1 प्लस θ2 जो है वो 90 डिग्री का होगा, पाई बाय 2। उन्होंने बोला था कि जो सम ऑफ हाइट है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ θ1 और θ2 होगी। तो उन्होंने बोला कि ये हमें प्रूव करना है कि इनका जो सम ऑफ मैक्सिमम हाइट है, जैसे मान लीजिए इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, h1 है, इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, h2 है, तो उन्होंने ये बोला है कि इनका जो सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं। तो सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करा है, जो उन्होंने बोला है कर दीजिए। h1 की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन साइन स्क्वायर θ1, और दूसरा कितना हो जाएगा, h2 विल बी यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर θ2। आपको पता है कि θ2 कितना है, यहां से आप देख लीजिए, θ2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस θ1, रख दीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय 2g इज cos स्क्वायर θ1। ऐड कर दीजिए h1 प्लस h2 को, यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सीधा सीधा वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर बाय 2g आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हमें दिमाग लगाना है नहीं, सिंपल
क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको याद रखना है हमेशा, है ना। रेंज के लिए दो फैक्ट्स याद रखिए, मैक्सिमम रेंज होता है 45 डिग्री पे ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन के लिए, और θ1 प्लस θ2 अगर 90 है तो आपके दोनों रेंजेस, दोनों का रेंज सेम होगा। ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही है, ठीक है, किसी और के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। नाउ चलिए एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा और कर लें, थोड़े अच्छे से क्वेश्चन है। वैसे प्रूव करने वाले काफी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा एक अच्छा सा अलग सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास एक बुक से उठा रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। उन्होंने बोल रखा है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब प्रोजेक्टाइल, लेकिन ये नहीं बताया, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 80 - 2 दे दिया उन्होंने, ठीक है। और y में वेलोसिटी इस बार दे दिया है कितना, 2 कांस्टेंट दे दिया है इन्होंने, ठीक है। इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 14,4, ठीक है, तो ये 14,4 से पास होता है, ठीक है, ये यहां से पास होता है, मतलब दिस इज द कोऑर्डिनेट व्हिच लाइज इन ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। तो आपको बताना है फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, आपको बताना है कि इसकी पाथ की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन द सेंस कि हमें ये सीखने को मिलेगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन की हम ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर रहे थे वो हमने किस बेसिस पे की थी, और इसमें अगर हम चीजें चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस वाले केस में आपने y में वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, x में नहीं किया। तो जैसे ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, तो भाई इन्होंने पहले से ही तोड़ के दिया है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने पहले ही तोड़ के दे दिया है। तो उन्होंने x में दे दिया कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है। तो बहुत अच्छी बात है, हम सीधा x में एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, dvx/dt करके। तो dvx/dt करोगे कितना आएगा, 8 आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस तरफ आपका एक्सेलरेशन है, और कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये हमें देके रखा हुआ है, राइट। अच्छा दूसरी बात हमारे पास है कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करें t = 0 पे, तो y में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, कांस्टेंट थी। मान लीजिए इधर हमारे पास है, हमेशा सेम रहती है, और वो कितनी है हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। और x में हमारे पास इनिशियल 0 पे -2 की वेलोसिटी थी। -2 का मतलब पीछे की तरफ ऐसे थी, ठीक है। तो -2 मतलब पीछे, एरो हमारे पास पीछे बनने वाला, 2 मीटर पर सेकंड थी। अच्छा मेरी बात याद रखो कि ये है तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने डेफिनेशन क्या दिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, जो कि इस केस में है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -2 और 2, यानी -2i कैप प्लस 2j कैप, आपकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। और आपको ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिल्कुल है, यहाँ पर इस केस में पॉजिटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो है तो प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अब आप ध्यान से करो कि मैंने ऐसा क्यों बनाया था। देखो इसमें क्या होता था, इस वाले केस में जी नीचे की तरफ लगता था, तो ध्यान रखना पार्टिकल हमेशा इसकी दिशा में घूमने की कोशिश करता है, इट टेंड्स टू बिकम पैरेलल टू द एक्सेलरेशन, बट कभी हो नहीं पाता है। इसीलिए आपने जब ऊपर फेंका होगा तो बाद में वो मुड़ता है, मुड़ मुड़ के इसके पास आता है, वो कभी हो नहीं पाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जितना हो सके एंगल जी से कम करने की कोशिश करता रहेगा। वैसे यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन ये है, आपने स्टार्टिंग में इसको इधर भेजा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इधर जाएगा, इधर जाके फिर बाद में ऐसे करके प्रोजेक्टाइल बनाएगा। तो यहाँ पर ये नीचे बनता था, इस केस में ऐसे बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो भाई आपने क्या किया, ये इनिशियल वेलोसिटी जिस तरफ है इनिशियली, तो उसी तरफ जाएगा, है ना, उसी तरफ निकलेगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो उसको मोड़ना स्टार्ट कर देगा, y कम करना देगा। एक्सेलरेशन मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी पार्टिकल में बंधी हुई है और उसको कंटिन्यूअसली खींच रही है और बहुत तेजी से जा रहा था। तो जैसे बैल है, बैल को रस्सी बांध के खींचते हैं तो एकदम से आपकी तरफ नहीं आएगा, घूम के आएगा। तो वैसे ही इसको खींचा जा रहा है और ये मुड़ मुड़ के फाइनली इधर आ जाएगा। तो वही बताया कि भाई इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालिए, सिंपल है। अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इनफैक्ट हमें ये सब करना भी नहीं था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है आप x और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो और फिर बाद में टाइम को एलिमिनेट कर दो। तो भाई कर देते हैं, ठीक है। ये सब करने वैसे समझाने के लिए किया ऐसा कि ट्रेजेक्टरी ऐसी बनेगी, हालांकि हमें इसकी ट्रेजेक्टरी की जरूरत है नहीं कुछ भी करने के लिए। तो देख लेते हैं भाई कैसे करा जाएगा। नाउ लिसन, तो क्या बोला भाई, Vx हमें दिया हुआ है, तो Vx हमारे पास कितना है, 80 - 2 है, और Vy हमारे पास कितना है, 2 है। भाई इसको क्या लिख दोगे, dx/dt, और क्या है 80 - 2, ये हो जाएगा dv/dt, एंड दिस इज 2। इंटीग्रेट करो, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स तो आपके 0 0 थे, इंटीग्रेट करो 0 से x 0 से t, मैं सीधा लिख देता हूं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t² - 2t, ये बनेगा।
और y इज इक्वल टू 2t बनने वाला, तो t क्या हो जाएगा y/2, उठा के रख दो यहां पर, क्या बनेगा सिंपली 4y/2 का होल स्क्वायर माइनस 2y/2। तो सॉल्व अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा सीधा y स्क्वायर माइनस y। ये आपकी बन जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब बेसिकली इसमें क्या हुआ है, x और y की पोजीशंस हमने एक्सचेंज कर दी हैं, बाकी हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से करने की जरूरत नहीं है, इट्स सिंपली दैट। ठीक है, ओके चलो, आई होप आपको ये समझ में आ रहा। अच्छा नहीं, अच्छा हमने एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमने कर दी, हमने एक चीज नोटिस नहीं की इसमें। इन्होंने एक चीज बता रखी है, देखो ये सही है, लेकिन उन्होंने एक और फैक्ट बता रखा है जो हमने नोटिस नहीं किया, वो ये है कि भाई ये 14,4 से पास होता है, राइट। 14,4 से, देखो ये तो हमने सही किया, उन्होंने जो भी दे रखा है ठीक है, लेकिन हमने एक गलती की, हमने मान लिया कि पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन पे रखा हुआ मानता हूं, इक्वेशन क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बट ये फैक्ट मैंने मिसअंडरस्टैंड कर दिया। इससे सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो अभी फिलहाल की, मैं इसको दूसरे क्वेश्चन में करा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये चीज नहीं है। एक छोटा सा हम बेसिक करने के लिए, ये 0,0 से पास हो रहा है और t इक्वल टू 0 पे वो वहां पर है। मैं बाद में इसका क्वेश्चन एक बार फिर से करवा दूंगा, अभी हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज अगर वैसा करते हैं तो ये शिफ्टेड प्रोजेक्टाइल वाला केस बन जाएगा, जो अभी हमने किया नहीं है। अभी हम ग्राउंड टू ग्राउंड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पार्टिकल ओरिजिन पे होता है इनिशियली, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाले क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमें सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के क्वेश्चंस पे ही स्टिक करना है। ठीक है, चलिए, ओके। नाउ ओके, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, कोई एक अच्छा क्वेश्चन और ले लेते हैं, एंड फिर ओके, एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हमने जो जो पढ़ा उसका बेसिस पे ही हमें करना है। ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन वाला एक केस है, अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी एक बुक से है। क्वेश्चन में बोल रखा है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो दैट as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and falls 14 meter from the wall। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला ही केस है। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई सरफेस है, यहां से उन्होंने क्या किया कि एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, यहां से इस तरह से उन्होंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया ऐसे, राइट। और उन्होंने बोला कि जब वो प्रोजेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर एक कोई पोल खड़ा हुआ था, यहाँ पर पोल मान लो, बॉल मान लो, जो भी है, यहाँ पर खड़ा हुआ था। और बोला ये जो पोल है वो इससे कितनी दूरी पे दिया हुआ था, 4 मीटर की दूरी पे दिया हुआ था, या 4 मीटर की दूरी पे ये बॉल मतलब पोल था। उसके बाद हमारे पास इसके पीछे जो है वो 14 मीटर दूर जाके बॉल गिरती है, ठीक है। और इसमें बोल रखा है ये जो पोल है उसकी हाइट 4 मीटर की है, ठीक है। और हमें कुछ दिया नहीं है, आपको बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल। ओके, तो आपको बोला है कि आपको इनिशियल स्पीड और थीटा दोनों बताने हैं, राइट। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रखा है, दो चीजें हैं जो उन्होंने नहीं बताई हैं, कि एक तो आपको u बताना है कितना होगा, और एक आपको बताना है थीटा कितना होगा। तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है, इन पे प्रकाश डालिए कि क्या होने वाला है, राइट। तो इसको एक बार ट्राई करिए सोचने का, जितना भी हमने नॉलेज गेन किया है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, और फिर देखिए आपका होता है कि नहीं होता। फिर हम इसको सॉल्व तो करते ही हैं, देखिए आप। तो लेट्स सी, ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो हमें एक बार थीटा निकालना है और एक बार ये है। तो इससे हमें एक बात पता चल जाती है कि भाई रेंज तो तुम्हारी 18 है। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर मिल गई है कि रेंज 18 मीटर है। लेकिन प्रॉब्लम है कि रेंज का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो उसमें u और थीटा दोनों अननोन है, तो फिर भाई उससे आएगा तो नहीं। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो इसकी हाइट भी दे रखी है, राइट। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं ओरिजिन इसको मान लूं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में पार्टिकल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, और इनफैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मान के ही वो इक्वेशन आती है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मान के आती है कि आपका जो पार्टिकल है जहां से मोशन स्टार्ट किया वो ओरिजिन पे है। अगर वो ओरिजिन पे नहीं है तो इक्वेशन वैसे नहीं बनेगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्या है ये 4,4, यानी जो पार्टिकल है वो 4,4 से पास हो रहा है। अब देखो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं कि भाई 4,4 से पास हो रहा है, रेंज हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वेरिएंट यूज कर लेते हैं इक्वेशन का, राइट। ये हमने लिखाया था, अभी मैंने लिखाया था कि ये वाली जो ये है इसका वेरिएंट हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का।
तो यहाँ पर हमें दिया कि भाई वो उस पॉइंट से पास हो रही है, तो भाई वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इसी की इक्वेशन है। तो 4, 4, तो 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, tan थीटा हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, कितना दिया हुआ है, उसी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, और रेंज हमें दिया है 18। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 2/9, और ये हो जाता है 7/9। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 9/7। तो सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9/7। इस तरह से हम लोग सीधा थीटा निकाल सकते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट दैट इंस्टेंट। दूसरा हमारे पास क्या बोल के रखा है कि भाई अब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, ठीक है, अगर थीटा निकाल लिया तो हमें सब मिल गया। tan थीटा, देखो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने tan थीटा निकाल लिया तो sin 2 थीटा तो निकाल ही लोगे। sin 2 थीटा का मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आता होगा सबको, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पता होगा। बेसिकली sin थीटा होता है, sin थीटा इज 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको देख भी सकते हो, साइन बाय कॉस करोगे या साइन बाय कॉस करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा। तो देख लो भाई कितना हो जाता है 2 9/7, और ये कितना हो जाता है 1 प्लस 9/7 का स्क्वायर। तो देख लो भाई क्या बनता है, यहाँ सीधा हो जाएगा 18, एक साथ ऊपर आई जाएगा, एक साथ कट गया, और कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, क्या बनता है भाई देख लो, 18 7 हम देख लेंगे, 49 प्लस 81, तो नीचे बनता है 49 प्लस 81, और ऊपर बनता है 18 7, क्या बनेगा 1 10 12 30 130। तो नीचे आपका आ जाएगा 130, और ऊपर आपका आ जाएगा 18 इंटू 7। अब करना कुछ नहीं है, आपको sin 2 थीटा मिल गया, यहाँ रख दीजिए इक्वेशन क्या है, u स्क्वायर अपॉन जी sin 2 थीटा, लिख दीजिए इसको। 18 ये हो गया है, u स्क्वायर अपॉन 10 कर लीजिए, sin 2 थीटा कितना हो जाता है 18 इंटू 7। इसीलिए मैंने उसको वहां सॉल्व नहीं किया, क्योंकि 18 देखो कितना आसानी से कट रहा है, यहाँ पर 18 18 उड़ा दो, कितना हो जाता है हमारे पास, u स्क्वायर विल बी 1300/7। अब चाहो तो इसको आप 10 अंडर रूट ऑफ 13/7 लिख सकते हो। काफी गंदी टाइप की क्वेश्चन आ रही है, इसके आगे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, और इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक देख लेना इसमें अगर कोई गलती हुई हो, आई डोंट थिंक कि कोई गलती हुई है, तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। ओके, सो हो सके तो देख लेना गलती, बट मेरे ख्याल से कोई गलती हुई नहीं है। आप फिर भी चाहो तो देख लो कितना हो जाता है। ये 18 हो गया, 18 यहाँ 7 आ गया, 7 एक कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 प्लस 81 10 1, और 8 5 13, और ये 18 इंटू 7 यहाँ रख दिया, यू स्क्वायर बाय दिस 18 इंटू 7 18 गया, ठीक है, एंड देन वी हैव, हाँ ठीक है। तो उसमें मैं देख के चेक नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पर जी 9.8 लिया हुआ था, तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा, बट हमने सही किया है, यही आंसर है, वही आना चाहिए। एनीवेज चलो भाई तो मेरे ख्याल से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई हम लोग इक्वेशन कब यूज करेंगे चीजों को सॉल्व करने के लिए, और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस कब यूज करेंगे चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हमें इक्वेशन के बारे में सोचना है। इक्वेशन के भी दो फॉर्म्स हैं, एक तो जनरल इक्वेशन जो लिखाई, और एक हमारे पास स्पेसिफिक इक्वेशन है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, राइट। जब आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो इन पे सोचिए, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं, या मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं, या रेंज के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मुला यूज करिए। उसके अलावा कुछ और भी यूज पूछा जा रहा है तो सीधा का सीधा आपको प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन पे आना है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है चीजों को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए ओके, तो एक थोड़ा सा प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे वैरायटी ऑफ जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन होते रहेंगे। और मैं बस यही कहता हूं कि इसमें जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के हैं, तो सभी वैरायटीज यहाँ मतलब लेक्चर में कवर करने पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि जो मॉड्यूल दिया जाता है या जो आपके पास बुक है रेफरेंस बुक, उसको सॉल्व करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, राइट। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि भाई यहाँ पर मैंने किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, इनिशियल स्पीड हमें नहीं दी है, इन्होंने बोला था प्रोजेक्शन जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। एक और चीज बोली कि यहाँ पर हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, मान लीजिए P, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से ज्वाइन किया, और इस पॉइंट को हमने एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया इधर, तो ये एंगल हमारे पास अल्फा है और ये एंगल हमारे पास बीटा है। तो देखो समझ लीजिए क्या हुआ कि इन्होंने, स्पीड हमें नहीं पता है, स्पीड नहीं दी है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और किसी रैंडम पॉइंट पे खड़े हो गए, ठीक है। उस रैंडम पॉइंट को ओरिजिन और एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये ओरिजिन मतलब इनिशियल पॉइंट से अल्फा एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, और
फाइनल पॉइंट से बीटा एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से। तो आपको बताना है कि भाई tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा क्या होगा, ये आपको निकालना है। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाता है, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई आप पॉइंट पे कुछ भी ले लो, इस पूरे कर्व पे कैसे भी ले लो, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है और एक बहुत एलिगेंट वैल्यू आती है। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका जो सोल्यूशन होता है वो हम लोग करते हैं किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही करते हैं। तो हमने बोल दिया कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है h, k है। h, k का मतलब क्या हुआ, इसकी हाइट k हो गई और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या हो गया, h हो गया। तो अगर मैं पूरे को रेंज मान लूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी r माइनस h। मैंने इसको पूरे को r मान के रखा हुआ है, तो मैं वही इक्वेशन यूज करने वाला हूं यहां पर भी। अब देखो क्या होता है, तो अगर मैं इसको उसमें सेटिस्फाई करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू h tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस x, कितना हमारे पास h अपॉन r, तो जो भी है r हमारे पास है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाता है h इंटू r माइनस h होल डिवाइड बाय r इंटू tan ऑफ थीटा। ये हमें कुछ हद तक मिल गया, राइट। या फिर चाहूं तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि मैं tan थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ r अपॉन h इंटू r माइनस h। तो इस तरह से हमने tan थीटा को निकाल दिया। नाउ अब देखते हैं इसको। ओके अब देखो भाई, ये तो tan थीटा हमने निकाल दिया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रख के। अब देखो tan अल्फा क्या आता है, देखो tan अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी ट्राइंगल को ले लीजिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाता है k अपॉन h। tan बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, tan बीटा विल बी k अपॉन वो वाला बेस r माइनस h। देख लीजिए भाई, tan अल्फा प्लस tan बीटा की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाता है, k अपॉन h प्लस k अपॉन r माइनस h। k को बाहर निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर देखिए क्या होता है, ये हमारे पास आ जाएगा एंड देन फाइनली आपका जो आंसर है कुछ इस तरह से बन जाता है। वो चीज अगर आप देखेंगे तो कोइंसिडेंटली उसी की तरफ आ रही है। तो आपका क्या हो जाता है, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं ट्रेजेक्टरी के ऊपर और अगर उस पॉइंट को इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट और फाइनल लैंडिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में, तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेंगे इनवर्ड साइड में अंदर की तरफ में ये, और इधर अंदर की तरफ में बाहर वाला नहीं देखेंगे, तो इन दोनों का जो tan का सम आता है, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, वो हमेशा tan ऑफ थीटा के बराबर होगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर पॉइंट यू चूज ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक बहुत अच्छा एलिगेंट सोल्यूशन आ जाता है, एलिगेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी गिवन, व्हिच कैन बी सॉल्व्ड, बट देयर इज नो एंड टू दैट। तो मैं तो भाई यही आपको सजेशन दूंगा कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए, वही एकमात्र तरीका है इस कॉन्सेप्ट को एज करने का, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से देख लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल्स और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भाई सम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, इसकी अगर हम बात करेंगे, राइट, तो क्या क्या होगा भाई। सबसे पहले हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, फ्रॉम हाइट मतलब किसी भी एक हाइट से आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा हुआ और आपने इस पार्टिकल को ऐसे लिया, h हाइट से ऐसा है, और आपने इस पार्टिकल को इधर से प्रोजेक्ट कर लिया u स्पीड से, ये सीधा सीधा ऐसे गिरेगा। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, बट इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, राइट। सेकंड हमारे पास हो जाएगा एलिवेटेड प्रोजेक्शन, एलिवेटेड प्रोजेक्शन, ठीक है, फ्रॉम हाइट, यानी किसी भी हाइट से हम लोग क्या करेंगे, एलिवेटेड प्रोजेक्शन करने वाले हैं। तो आप कोई हाइट ले लो ऐसे, है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिवेटेड प्रोजेक्शन पे डाल देंगे। तो आप देखो h हाइट है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपने u स्पीड से इधर दे दिया और ये आपका इधर आ जाएगा। तो देखिए भाई एलिवेटेड प्रोजेक्शन हो गया। एलिवेटेड का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर की तरफ एंगल दे दिया, मान लीजिए थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया, दिस इज द केस ऑफ एलिवेटेड प्रोजेक्शन। सेकंड अगर हम बात करते हैं,
ठीक है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें हमारे पास थोड़ा डिप्रेशन होगा एंगल में, डिप्रेशन एज एन रियल डिप्रेशन नहीं, बट नीचे जो एंगल होता है उसको डिप्रेशन कहेंगे। तो भाई डिप्रेशन प्रोजेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, बट नीचे की तरफ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हाइट। इसको डिप्रेसिव प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, भाई इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप देख लो क्या है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इस तरह से यहाँ पर किसी हाइट से हम प्रोजेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं दे देंगे। ये हमारे पास मान लो थीटा है और ये आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे गिर जाएगा, राइट। अच्छा, दूसरा एक और केस बन जाता है कि भाई इसमें इनके अलावा हमें कह सकते हैं कि भाई प्रोजेक्शन फ्रॉम लेवल ग्राउंड टू हाइट, या फिर हम कह सकते हैं गड्ढे से ऊपर भी हम फेंच सकते हैं, लेकिन बात वही बराबर हो जाती है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन टुवर्ड्स हाइट, राइट। यानी क्या होगा, सीधा हम लोग क्या करेंगे, जमीन पे हमारे पास है, यहाँ पर हमने कुछ हाइट दे दिया है इस तरह से, और आप यहाँ पर प्रोजेक्शन करेंगे किसी स्पीड से यू से, एंड देन वो जाके ऊपर गिरेगा जाके इस तरह से, ठीक है। तो ये भी केस है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। अब हमें एक एक केस तो नहीं करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि हर कुछ क्वेश्चंस करा दूं जिसमें सारे केसेस एक एक करके इन्वॉल्व हो जाए, राइट। इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, वो हम एक एक करके देखने वाले हैं, राइट। तो लेट्स सी, इनके बारे में जो हम कवरिंग करेंगे वो सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। तो देख लेते हैं भाई एक दो क्वेश्चंस करके कितने अच्छे से हम समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं करने वाला हूं इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा, यानी जो भी पूछ रहे हैं आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चीजों को कंपोनेंट करना पड़ेगा और दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। जैसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता हूं, स्टार्टिंग में करता हूं हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई कैसे करना होता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई मैंने दे दिया है आपको क्या दिया जाए बताओ, हाँ चलो भाई 10 मीटर की हाइट दे देता हूं, और 10 मीटर की हाइट में मैंने यहां पर 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि ये नीचे ऐसे गिरेगा जाके, और जो भी होना है होगा। अब यहां पर आपसे पूछ लिया कि सारी चीजें निकालिए, फॉर एग्जांपल आप रेंज निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, सब निकालने को बोल दिया है। तो मान लीजिए हमारे पास रेंज है, तो आपको बोल दिया कि भाई आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। दूसरा आप बताइए कि रेंज कितना है, तो रेंज को निकालिए। तो इस तरह से आपको एक एक करके चीजें निकालनी है, एंड यू हैव टू प्रूव कि भाई क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें पूछी गई हैं। अब देखो इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए हमारे पास फॉर्मूलास थे, वो हम यूज कर रहे थे। यहां पर नहीं है, यहां पर हमें सिर्फ ये करना होता है कि भाई स्टार्टिंग में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। जो वर्टिकल से आ रही है वो हमारे पास वाई एक्सिस है, इस तरह से हमारे पास एक वाई एक्सिस है, और हमें बोला है कि भाई इसी के अलॉन्ग हम चीजें तोड़ देंगे। तो भाई ये इनिशियल वेलोसिटी 20 थी अगर देखा जाए वाई के अलॉन्ग, तो अगर मैं एक्स में देखता हूं तो x के अलॉन्ग यू एक्स हमारे पास कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन क्या कोई एक्सेलरेशन है x में, नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। y की बात करते हैं तो यू वाई हमारे पास कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है। और अगर मैं ए वाई की बात करता हूं तो अगेन माइनस जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे की तरफ तो जी लगना ही लगना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको अगर मैं तोड़ देता हूं दो डिफरेंट पार्टिकल्स में, तो एक पार्टिकल जो है वो वर्टिकली नीचे गिरेगा इस तरह से इधर, और दूसरा पार्टिकल जो है वो इस तरह से इधर चलता चला जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो भाई इधर चलता चला जाएगा ऐसा, ठीक है। तो बस हमें वही करना है। आपको बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान रखना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा वर्टिकल मोशन जिम्मेदार होता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमेशा चलता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से कभी रुकने वाला नहीं। वर्टिकल मोशन रुकता है जैसे जमीन को टच करता है, तो हम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल मोशन को ही कंसिडरेशन में लेते हैं। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ये नीचे कब आ जाए, जब ये नीचे आएगा तभी ये भी नीचे आएगा। तो देख लेते हैं भाई कब नीचे आएगा। तो y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, तो 0 स्पीड से नीचे गिर रहा है, कितना कवर करेगा। तो y डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास sy, ये हो जाएगा। अच्छा आप किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव मान सकते हैं, तो मैंने इसको तो ओरिजिन माना ही हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ, और नीचे की तरफ हमारा 10 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीधा √2 आ जाएगा। तो बेसिकली हम निकाल सकते हैं भाई √2 सेकेंड्स। तो भाई यही हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी इतने टाइम में वो मतलब पूरा जमीन तक पहुंच जाएगा। तो
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है। कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे कभी केस आते हैं कोई फॉर्मूला में मत लग जाना, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर दैट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा y के लिए जिम्मेदार है, रेंज के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल जिम्मेदार होता है। ऑब्वियसली टाइम तो यूज करना है टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। मैक्सिमम हाइट का इसमें कोई केस बनता नहीं है, इनिशियल हाइट ही मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद हाइट घटती चली जा रही है। तो देखते हैं रेंज। रेंज हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, ux, जितने टाइम के लिए चला uxt कितना हो जाएगा 20 इंटू टाइम कितना है हमारे पास √2, सीधा सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा 20 √2 मीटर्स। आराम से इतना हम लोग निकाल सकते हैं। और सिंप्लीफाई करना है तो √2 को 1.414 लिख दो, आराम से आ जाएगा। अच्छा, इसमें और भी कुछ नई नई चीजें पूछ सकते थे कि भाई आप बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट √2 है तो 1 सेकंड में जनरली हवा में ही होगा, तो भाई इसकी वेलोसिटी इधर होगी टेंजेंशियली, तो आप बताइए इस केस में कि भाई इसका एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से, t = 1 सेकंड पे आप बताइए कि v कितना होने वाला है। इसके बारे में आपको पूछा गया है। मान लीजिए कि आप बताइए t = 1 सेकंड पे v कितना होगा, उसका एंगल कितना होगा, सब जो पूछा है पूछना है। तो भाई ये भी कर सकते हैं। तो भाई करना क्या है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस पहले भी करवाए हैं कि जो भी हमारे पास है हम इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे, हम x और y के लिए करेंगे। तो भाई x डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कोई भी चेंज होने वाली नहीं है, तो इधर हमारे पास क्या होता है, इधर की वेलोसिटी कितनी है 20 है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया है। और वर्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी, तो देख लेते हैं किसी इंस्टेंट पे vy कितना होगा वो देख लेते हैं। तो भाई vy डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो, तो vy कैसे दिया जाएगा, vy = uy प्लस ayt, ये हो जाएगा। तो हमारे पास 0 हो जाता है। ay हमारे पास कितना है, इट इज 10, और कितने टाइम पे पूछा है 1 सेकंड पे पूछा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी है 10, साइडवर्ड वेलोसिटी है 20। तो आप देख सकते हैं कि भाई इधर की वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, और इधर की वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा कुछ। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, ये इधर है, ये थीटा है, चाहो तो v निकाल लो, देखो v कितना होता है, ये v इतना आ जाएगा। tan थीटा निकालना है, tan थीटा देख लो भाई, दिस अपॉन दिस 1/2, tan थीटा भी आ गया। इस तरह से जो भी चाहे वो पूछ सकते हैं, तरीका वही है। मैंने यही तरीके आपके ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी बताए थे, यही तरीके यहाँ पर भी हैं। किसी भी रैंडम टाइम पे पूछ रहे हैं, इस केस में तो बेसिकली आपको किसी भी समय पे म्यूचुअल इंडिपेंडेंस वाला मोशन का फंडा ही लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसके लिए। चलो भाई, ये मैंने केस करा दिया। चलो मैं बाकी सारे केसेस के भी एक एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर हम थोड़े से कुछ और जेनरिक टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे ना। तो जैसे मान लीजिए ये छोड़ दो, आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें हमारे पास हाइट वाला ही है, लेकिन हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं भाई क्या होने वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऐसा है और ये इधर है, तो हमारे पास कितना हो जाता है, मान लीजिए 20 मीटर मैंने हाइट पे फेंका, और यहाँ पर हमने क्या किया, इधर लेट्स से फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10√2 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। यहाँ पर हमारे पास कितना है 45 डिग्री, और उसके बाद जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो हमारे पास पार्टिकल इस तरह से जाके इधर आ गया। तो आपको फिर यही सारी चीजें पूछी जा रही हैं कि भाई बताइए कि रेंज इस केस में कितना होगा। इस केस में मैक्सिमम हाइट पूछ सकते हैं ना, आप बताइए कि भाई मैक्सिमम हाइट कितना होगा, क्योंकि इस केस में मैक्सिमम हाइट ये होगा h max जमीन से, राइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूछना ही है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना होगा, h max बताइए कितना होगा, राइट। उसके बाद आप बताइए रेंज कितना होगा। तो ये भी हमारे पास हम कर सकते हैं आराम से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। किसी जनरल टाइम पे क्या हो रहा है चीजें, एंगल जो जैसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा था हमने, वेलोसिटी कितना, एंगल कितना है, वो सब हम वो भी बता सकते हैं। एनीवेज, तो अगर ये हमारे पास हो गया तो हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, एक्स और वाई में चीजों को तोड़ लेते हैं। तो एक्स और वाई में अगर हम चीजें तोड़ेंगे तो ux हमारे पास कितना हो जाता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और uy अगर मैं बात करूंगा तो uy इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। तो ay जो हमारे पास है वो -10 हो जाएगा, नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ax तो हमारे पास पता ही है हमें कितना होता है, दैट इज 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास यही है। तो भाई इसे कंपोनेंट कर लीजिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तोड़ दिया, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं इंडिविजुअली पार्टिकल्स मोशन किस तरह से करना चाह रहे हैं, वो हम थोड़ा सा देखते हैं भाई।
तो इसमें होगा क्या, जब मैंने इनको तोड़ दिया तो इवेंचुअली मोशन कैसा दिखाई देने वाला है, मोशन कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है, देख लो। ठीक है, मोशन हमारे पास कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दिया हुआ था, ठीक है, और यहां पर आपका ऊपर तक पार्टिकल गया, ऐसा इधर गया, एंड देन व्हाट हैपेंस, वो मुड़ के नीचे आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूं, तो आई होप मतलब मिस्टेक ना हो। और जो पार्टिकल आपका एक्चुअल जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से उठ के जाएगा, ऐसा, एंड जो दूसरा पार्टिकल है वो आपका ऐसा जाने वाला है, इधर ऐसे जाएगा इधर। ठीक है, तो भाई ये वाला जो पार्टिकल है वो इस तरफ जाने वाला है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली जाएगा, और वो वाला पार्टिकल आपका ऊपर से होकर नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये 20 मीटर हमारे पास इधर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर ऐसा हमारे पास हो गया केस। ठीक है, लेट्स सी। तो बेसिकली मैंने हमेशा बोला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल मोशन ही जिम्मेदार है, बिकॉज वही रुकता है इवेंचुअली। तो हम लोग वर्टिकल में सॉल्व कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी हमें देके रखी है, कितनी देके रखी है, 10 मीटर पर सेकंड देके रखी है, भाई निकाल लो। sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो sy हमारे पास कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजिन है, बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी जब क्वेश्चन करवाए थे, तो ऐसे क्वेश्चन करवाए थे हमने। -20 हमारे पास है, तो -20 इज इक्वल टू uy कितना है, 10t, नीचे माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, रिअरेंज कर दीजिए तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 20 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 4 माइनस 4ac प्लस 16, राइट, होल डिवाइड बाई 2। कितना हो जाता है, 2 प्लस माइनस 40 है, सॉरी 20 है, 20 मतलब कितना हो जाएगा, 2 रूट 5/2। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सीधा सीधा टाइम को क्या लेंगे, 1 प्लस रूट 5। तो 1 प्लस रूट 5 सेकेंड जो है हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ले सकते हैं। यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है। इस तरह से तो भाई आसानी से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। आप चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट 5 की वैल्यू लिख लो, आ जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी लाइक यूज फॉर दैट। ऐसे ही आपके रूट में भी आंसर दिया होगा। तो भाई इतना आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, आराम से y को सॉल्व कर लिया, मोशन अंडर ग्रेविटी में सॉल्व करना सिखाया था, कोई बड़ी बात नहीं है। ओरिजिन है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया -20 का, एंड देन वी कैन फाइंड जो भी हमें निकालने को बोला गया था, राइट। तो पहला वाला पार्ट हमारे पास हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया। सेकंड वाले की बात करते हैं, एच मैक्स निकालना है। भाई एच मैक्स में बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये तो 20 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, तो आपको किसी तरह से ये मैक्सिमम पीक मिल जाए ना तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो अच्छी बात ये है कि मैंने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ये बताया था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ये होता है कि अगर आप जिस लेवल पे फेंक रहे हो उसी लेवल पे कैच करते हो तो ग्राउंड टू ग्राउंड बन जाता है, और सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहां से इसको देखूं, नीचे वाले को गायब कर दूं, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का ही केस है, राइट। और ग्राउंड टू ग्राउंड के प्रोजेक्शन का केस है, तो आपको पता है जो मैक्सिमम हाइट यहां से दी जाती है ना, वो यू स्क्वायर, मतलब बेस से जहां से आप फेंक रहे हो, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से दी जाती है। तो चाहो तो आप सीधा वही निकाल लो, या नहीं चाहो तो आपको ये पता है कि भाई ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो ये कितना ऊपर जाता है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g जाता है। आपको ये निकाला होगा आपने, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g जाता है, याद होगा शायद, मोशन अंडर ग्रेविटी करवाया था। यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना होगा, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड यू वाई है, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो, ये आ जाएगा। तो कितना हो जाता है, 10 स्क्वायर अपॉन 20, कितना बन जाता है भाई, 5, यानी 5 मीटर जाएगा। तो यहां से 5 मीटर की ऊंचाई पे जाने वाला है। तो आपका जो मैक्सिमम हाइट है, ध्यान रखना हाइट ग्राउंड से नापी जाती है, तो आपका एच मैक्स सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 25 मीटर का आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली कर सकते हो। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड देख लो भाई, तो थर्ड में हमारे पास है अपने को रेंज निकालना है ना। तो रेंज निकालना बहुत आसान होता है, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल ही लिया। तो रेंज हमारे पास सिंपल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे पास कितना होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज 10, टाइम ऑफ फ्लाइट इज हमारे पास 1 प्लस रूट 5। आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, दिस इज रेंज, ओके। तो इस तरह से हम आराम से ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए भाई, इसी के जैसा क्वेश्चन एक और बन जाएगा, जिसमें हम लोग थोड़ा डिप्रेशन पे एंगल दे देंगे, उसमें भी यही चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी फेंक देते हैं। सभी क्वेश्चंस में फंडा वही लगने वाला है, कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, करना हमें वैसे ही है, तरीके वही लगने वाले हैं। करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि एकदम माइंड में फ्रेश रहे।
तो भाई यहाँ पर भी एक काम करते हैं भाई, बिल्डिंग को ले लेते हैं 40 मीटर की ऊंचाई पे, और इस बार मैंने क्या किया, इधर छोटी सी स्पीड लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और हॉरिजॉन्टल से मैंने एंगल 37 डिग्री पे फेंक दिया। काम वही बोला गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, मैक्सिमम हाइट यहाँ होगी नहीं, रेंज निकालिए, किसी टाइम पे वेलोसिटी भी पूछवा सकते हैं, उनके ऊपर है। तो भाई पार्टिकल अब आपका ऐसे जाएगा, यहाँ पर कहीं गिरेगा जाके, ये हमारे पास रेंज है और ये हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देख लेते हैं, वही काम करो यार, वही पुराने वाले काम, कंपोनेंट कर लीजिए। इस डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी। इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप देख सकते हैं कि ux हमारे पास कितना है, ux इज 4 मीटर पर सेकंड, uy इज 3 मीटर पर सेकंड। अगेन मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, है ना, ऐसा हो गया। तो अब होगा क्या भाई, ये वाला पार्टिकल आपका सीधा सीधा इधर जाने की कोशिश करेगा, ये पार्टिकल सीधा सीधा नीचे गिरेगा। ये तो मोशन ग्रेविटी वाला केस हो गया, एक कराया था ऐसा क्वेश्चन, नीचे फेंक दिया है, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। कैसे निकालोगे, वाई में सॉल्व करो चीजों को। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई वाला कॉम्पोनेंट जिम्मेदार होता है। ऑरिजिन है, वेलोसिटी नीचे, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, डिस्प्लेसमेंट प्लस की 40 हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव हमारे पास कितना हो जाएगा, 3t प्लस 5t स्क्वायर, सीधा कर दिया, हाफ gt स्क्वायर 5t स्क्वायर हो गया। कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40 इक्वल टू 0। तो टाइम को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 प्लस कितना हो जाता है 4ac, तो 4 5 जा 20, राइट, 20 और 8 यानी 800 10 809 बाय 10। तो भाई नेगेटिव हम ले नहीं सकते, पॉजिटिव आपको लेना है। निकाल लीजिए कि क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये होने वाला है अंडर रूट ऑफ 809 माइनस 3 बाय 10, ये हमारे पास हो गया। इस तरह से हम ये वाले सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए भाई, अगर ये हो गया है तो थोड़े से और देख लेते हैं भाई। थोड़ा गंदा टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, बट अब चाहो तो चलो मैं अच्छा दिखा देता हूँ ताकि सॉल्व करना हमारा लेजी हो जाए। चलो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। हालांकि आप लोगों को यूज नहीं करना है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट रियली रेलिवेंट, बट ठीक है मैं दिखा देता हूँ ताकि सॉल्विंग ईजी हो जाए। -3 तो 25.44 यानी 2.54 मान सकते हो। तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2.54 सेकेंड्स आ रहा है, ये हो गया हमारे पास। सेकंड हम बात करेंगे रेंज का। रेंज भाई हमें हमेशा पता है ux इंटू टी होता है। ux हमारे पास कितना है देख लो, ux इज 4, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 2.54, निकाल लो भाई कितना हो जाएगा, 4 4 16 6 1 21 1 2 8 10 हो गया, निकाल लिया। इतना मीटर हमारे पास होगा ऐसे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा ऐसे ही हमारे पास ग्राउंड टू हाइट प्रोजेक्शन भी हो जाएगा। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर लेंगे, राइट। हाइट है उसमें उसकी इसी हाइट पे जाना है, तो आपका फाइनली डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हाइट के बराबर हो जाएगा। फिर वाई डायरेक्शन में आप लिखिए एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। उससे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा कि कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा। रेंज निकालने के लिए अगेन फिर आप वही करिए, यू एक्स इंटू टी। किसी जनरल टाइम टी पे निकालना है तो फिर वही करिए कि एक्स में कितना, एक्स में तो कांस्टेंट स्पीड होती है, वाई में आपका कितना होता है, वैसे करना, ठीक है। तो यहां पर इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने सिर्फ ये बताया जेनरिकली कि आपको ऐसा भी हो सकता है जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शंस ना दिए जाएं, आपको कुछ जनरल टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशंस भी दिए जा सकते हैं। तो उन प्रोजेक्टाइल मोशन से कैसे डील करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमेशा याद रखिए कि वाई जनरली जो डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन का मोशन जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट को डिसाइड करता है, और रेंज को डिसाइड करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो लगता ही लगता है। तो ठीक है, वाई का कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है, बट जनरली स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिंपली हम लोग एक्स की स्पीड उसमें जिम्मेदार होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑब्वियसली वाई की भी जिम्मेदार होती है, बट इतना याद रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा हमेशा वाई का मोशन जिम्मेदार होता है। और दूसरी बात है कि जब हम किसी हाइट से एलिवेटेड एंगल पे प्रोजेक्शन करते हैं तो मैक्सिमम हाइट हमारी बीच में कहीं आ सकती है, तो वो कैसे निकालनी है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया। इसमें मैक्सिमम हाइट कभी बनेगी नहीं। वो हालांकि ये पूछ सकते थे किसी एक जनरल टाइम टी पे उनकी वेलोसिटी कितनी है, या फिर एंगल कितना बना रही है, जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में दिखाया कैसे करना है। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस और कराऊंगा, और फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन भी करेंगे, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। गुड लक एवरीवन, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।